नमस्कार बच्चों, आज हम रुक जाना नहीं की योजना के अंतर्गत आज हम कक्षा 12 के हिंदी की प्रश्न पत्र की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसकी हम संपूर्ण विषय वस्तु को इकाईवार और क्रमशः विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसके चर्चा के बिंदु पढ़ लेते हैं। आज की कक्षा के चर्चा के बिंदु हैं जो कि आरोह भाग 2 से लिए गए हैं और आरोह भाग 2 के काव्य खंड इकाई से लिए गए हैं, जो कि हमारी इकाई 1 है। सबसे पहले हम इसमें आत्म परिचय, एक गीत जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। दूसरा पाठ हमारा है पतंग, जो कि आलोक धनवा द्वारा रचित है। कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, जो कि कुंवर नारायण जी की रचना है। और चौथा पाठ हमारा है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगला पाठ इसके अंतर्गत जो हमारा आता है वह है उषा, जो कि शमशेर बहादुर जी की रचना है। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचना। कवितावली लक्ष्मण मुर्शा और राम विलाप तुलसीदास जी की रचना। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी की रचना। छोटा मेरा खेत बगुले के पंख उमाशंकर जोशी की रचनाएं हैं। इन संपूर्ण पाठों को हम काव्य खंड इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। काव्य खंड इकाई पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें हमारे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, ये सभी प्रश्न सम्मिलित होते हैं। काव्य खंड पर आधारित 2 अंक के प्रश्न भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जो कि प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न अथवा में होंगे, जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना होगा। काव्य खंड पर आधारित 3 अंक के प्रश्न भी होंगे। 3 अंक के प्रश्नों में भी अथवा के प्रश्न सम्मिलित हैं। काव्य खंड पर आधारित 4 अंक के प्रश्न भी हमारे इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित हैं, जो भी हमारे अथवा में सम्मिलित हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न हम करेंगे। आइए अब हम आगे की तैयारी करते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इकाई 1 जो कि आरोह भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित है और इस इकाई पर आवंटित अंक हैं 17 अंक। इन 17 अंक को हमने विभिन्न विषय वस्तुओं के सामग्री के आधार पर विभाजित किया है। कौन कौन सी विषय वस्तु हमारे परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछी जाती है उसकी हम यहाँ पे तैयारी करेंगे, किस प्रकार तैयारी करना है और कैसे हम प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका में लिख करके आएंगे, वह आज हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उसमें सही विकल्प होते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, सत्य असत्य आते हैं, सही जोड़ी का निर्माण करना आता है और एक वाक्य में उत्तर आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इसके बाद हमारे 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न इकाई 1 से पूछे जाते हैं, जिनके अंक निर्धारित है 17 अंक। अब जो हमारी इकाई में पहला प्रश्न बनता है काव्य खंड पर, वह होता है पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। पद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विस्तृत रूप से हमें पढ़ना और समझना होगा। इसमें प्रश्न बन सकता है पद्य साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभाजित है और इन काल खंडों की समय सीमा भी बताइए। तो इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 और सन 1993 से मानते हैं। ये समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित की गई है। हिंदी के विद्वानों ने इस विभाजन को ही प्रामाणिक विभाजन माना है। उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह निम्न प्रकार से किया है, जो कि हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो काल विभाजन है ये 4 भागों में विभाजित है। इसको हम सन के आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। जो इसकी समय अवधि है वह सन के आधार पर है और जब एक संवत के आधार पर भी इसकी समय अवधि विभाजित है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो सन के आधार पर विभाजित है, पहला काल आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा काल भक्ति काल, जो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। तीसरा काल रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। चौथा काल आधुनिक काल और अद्यतन काल, जिसे हम कहते हैं। ये 4 कालों में ये विभाजित है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है सन के अनुसार, वह है सन 993 ईस्वी से सन
1318 ईस्वी तक। और भक्ति काल की समय सीमा है वो सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक सन 1843 ईस्वी से निरंतर ये हमारी है आधुनिक काल की समय सीमा। आइए अब हम इसको संवत में भी समझ लें कि संवत में इसकी समय सीमा किस प्रकार निर्धारित है और कब से कब तक है। तो आदिकाल जिसकी संवत में समय सीमा निर्धारित है वह संवत है 1050 से 1375 संवत तक। भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 संवत तक। रीति काल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल की समय सीमा है सन 1900 से अब तक। तो ये जो चारों कालों का विभाजन है वो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है और इसकी अवधि भी का निर्धारण भी उन्होंने ही किया है। आइए अब हम इसमें से जो अगला प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें हमें भक्ति काल भी पढ़ना रहेगा, छायावाद भी पढ़ना रहेगा, आधुनिक काल के में नई कविता, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भक्ति काल के कुछ प्रश्न जो कि अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप थे? तो भक्ति काल में भक्ति के दो रूप मिलते हैं बच्चों। पहला निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। आपने पूर्व कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया होगा और यदि नहीं किया है और यदि आप उसको भूल गए हैं तो आप इसको कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य रूप से नोट कर लें। तो भक्ति काल के जो भक्ति के दो रूप मिलते हैं वह है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। भक्ति काल की काव्य धाराओं का विभाजन करते हुए उनके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भक्ति काल के काव्य को दो धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। इसको मैं एक बार पुनः आपको समझा देती हूँ कि भक्ति काल के काव्य को दो धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं बच्चों, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास जी। आइए अब हम इसको आगे समझते हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं जिससे कि आपको ये आसानी से याद रह सके। इसमें सबसे पहले भक्ति काल लिखा है और भक्ति काल की दो धाराओं को वर्गीकृत किया गया है। निर्गुण भक्ति काल को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके संत कवि कबीरदास, नानक इत्यादि हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी काव्य के जो कवि हैं वो जायसी और मंझन हैं। अन्य का देख लेते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा के कवि जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास जी और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के जो हमारे प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार भी आप फ्लो चार्ट बना करके या फिर वर्गीकरण करके उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे से लिखकर अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति काल से संबंधित अन्य प्रश्नों पर। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा एक अन्य प्रश्न भी इसमें बनता है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न अक्सर 2 अंक के प्रश्नों में सम्मिलित रहता है प्रश्न पत्र में। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्न प्रकार से होंगी बच्चों। यदि आपका 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसकी कोई 2 बिंदु लिखने हैं, अर्थात 2 विशेषताएं ही उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वांत सुखाय ही था। इन बिंदुओं को लिखते हुए या फिर इन विशेषताओं को लिखते हुए आप इसका संक्षिप्त रूप से विस्तार भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी की विशेषताओं पर।
धर्म, जाति, साहित्यिक विधाओं एवं काव्य स्वरूप में समन्वय की भावना, काव्य सौंदर्य के कला एवं भाव पक्ष दोनों का सफलतापूर्वक निर्वाह, जीवन को आदर्श प्रदान, यथार्थता से जोड़ना, कवि द्वारा अपने ईष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति, ये सभी जो विशेषताएं हैं जो आपको क्रमशः पढ़ाई गई हैं वो भक्ति काल की विशेषताएं थी बच्चों। इस काल के दो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी और तुलसीदास जी। अगर आपसे इसकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं तो सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर और साहित्य लहरी, और तुलसीदास जी की रचनाएं आप रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, कोई सी भी जो आपको रचनाएं याद हो वो लिख सकते हैं। अब हम इसी का अन्य प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भक्ति काल का आखिर मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति काल का मूल उद्देश्य लोकहित तथा लोक मंगलकारी है। इस काल में निराश तथा हताश जन सामान्य को ईश्वर की भक्ति का संबल देकर उनमें आशा तथा विश्वास का संचार किया गया है। भक्तिकालीन काव्य में जीवन के प्रति आशावादी संदेश विद्यमान है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों माना गया है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो माना गया है, ये तो आपको पता है, पर क्यों माना गया है, इसके पीछे क्या कारण नहीं थे, ये हम इसमें समझ लेते हैं। इसका उत्तर भी आप समझ लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट कर लीजिएगा याद करने के उद्देश्य से। भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। इनकी अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ। इस काल का साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महान आत्माओं की अमृतवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। और यह युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण था। तो यह इसका उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न जो हमारा इस पे बनता है वह है भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया, उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया। कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप का चिंतन व वर्णन इसमें किया गया है और सखा भाव या फिर साख्य भाव की अभिव्यक्ति की इसमें अवधारणा छिपी हुई है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी की अन्य विशेषताओं पर ज्ञान से बढ़कर प्रेम को अधिक महत्व दिया जाना, मुक्तक शैली के गेय पदों की रचना इसमें की गई थी। प्रायः कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ब्रज भाषा तथा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन की इस काल में प्रधानता रही है। तो यह थी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं। आइए अब हम आधुनिक काल पर आते हैं, जो कि हम आधुनिक काल के कितने युगों में इसको विभाजित किया गया है वह भी पढ़ लेते हैं। उनकी समय सीमा के बारे में निर्धारण क्या किया गया है वह जान लेते हैं। तो युग का नाम है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, जिसकी समयावधि है 1850 से सन 1900 तक भारतेंदु युग की। और भारतेंदु इसके कवि जो प्रमुख कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है सन 1900 से 1920 तक, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इसके प्रमुख कवि हैं। छायावादी युग के जो प्रमुख इसकी समय सीमा है वह 1920 से 1936 तक है, जिसके प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रगतिवादी युग इसके जो समय अवधि है वह 1936 से 1943 तक है, और इसके जो कवि हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग की प्रमुख 4 कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न भी यदि हमारा परीक्षा में आता है, प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो इसमें एक प्रश्न तो ये सा बन पाएगा और दूसरा प्रश्न बनेगा छायावाद के कोई 2 कवियों और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें यदि हम उत्तर लिखेंगे तो पहले यहाँ पे कवि का नाम डाल देंगे। कवि का नाम जैसे कि हमारे जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। सबसे पहले वो लिख देंगे और फिर उन्हीं के सम्मुख हम उनकी 2 या 1 रचनाएं जो भी पूछी गई हैं
वो उनके सम्मुख लिख देंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, और यदि आपको जो उस समय परीक्षा के प्रश्न पत्र हल करते समय जो याद रह जाए वो रचनाएं आप उस समय लिख दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना अनामिका और परिमल है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना वीणा और युगवाणी। महादेवी वर्मा जी की रचना निर्जा, निहार, रश्मि, सांदगीत, अनेक रचनाएं हैं। तो उसमें से जो भी आपको समय पर याद हो जाती हैं या याद रह जाती हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। आइए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा जो अगला युग था वह है प्रगतिवादी युग, या प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, या प्रगतिवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यदि हमारा 2 अंक का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से ही 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी। उन विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, प्रतीकों का प्रयोग, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। ये सभी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को आप संक्षिप्त में इनका विस्तार करते हुए भी लिख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हो गई तो हम इनके कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम भी हम याद कर लें। तो प्रगतिवादी कवियों के जो नाम है वह है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल। और उनकी एक एक जो सरल ही रचनाएं हैं बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। वह है नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन की हिल्लोल, त्रिलोचन जी की धरती और केदारनाथ अग्रवाल जी की युग की गंगा। ये उनकी कवियों के नाम और उनके सम्मुख उनकी रचनाएं आप परीक्षा के प्रश्न पत्र में हल कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं पर, या फिर हम जिनको प्रवृत्तियां भी कहते हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण किया है। निराशावाद की प्रधानता रही है। अहंकार की भावनाओं का समावेश इस समय की कविताओं में मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 विशेषताएं हैं, ये प्रवृत्तियां हैं, इनका आप इन बिंदुवार इनका संक्षिप्त विस्तार करते हुए आप प्रश्न पत्र में लिख सकते हैं। इसके जो कवि हैं प्रयोगवादी कवि वह है अज्ञे और मुक्तिबोध। अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर, और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले हमारे जो काल है वह है कविता, नई कविता, उसकी प्रमुख विशेषताएं या फिर जिसे हम प्रवृत्तियां भी कहेंगे उस पर आ जाते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध, बिंब, व्यंग प्रधान रचनाएं। तो क्षणवाद के महत्व में आएगा इस काल में कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। तो इनका आपको बिंदुवार संक्षिप्त लिखते हुए और इनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है। नई कविता के प्रमुख जो कवि हैं वह है भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। तो हम इनके कवियों के नाम भी याद कर लें और कवियों के नाम याद करते हुए इनकी एक एक रचनाओं को भी याद कर लें, अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें और परीक्षा की तैयारी करें। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, उनके सम्मुख उनकी रचनाएं लिखनी रहेगी। सन्नाटा या गीत फरोश, कुंवर नारायण जी की रचना है चक्रव्यूह। आमने सामने, दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे। नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं वन पाखी सुनो और उत्सव। ये सभी इनकी 4 कवियों हैं और इनकी एक एक 2-2 रचनाएं हैं। जिस समय आपको जो याद रह जाए परीक्षा में तो आप वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़े से अभ्यास प्रश्न पर। तो जब सबसे पहले हमारा प्रश्न पत्र शुरू होता है तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में सही विकल्प के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा एक प्रश्न रहता है, उस प्रश्न पर हमारे 4 विकल्प
दिए जाते हैं। उन 4 विकल्पों में से चुनकर हमें एक उत्तर लिखना होता है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जनजीवन का, सांसों का, सपनों का, अवसाद का। तो इसका जो सही उत्तर है वो जो आपको लाल अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा, वो सही उत्तर आपको यहाँ हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। जगजीवन का भार कवि लिए फिरता है। दिन कैसे ढलता है? बहुत धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रुका रहता है। तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का कारण? सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद हवा और ओस। ये सभी प्रश्न आपको एक तैयारी की दृष्टि से एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के उद्देश्य से यहाँ समझाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र रहेगा। अगला जो प्रश्न सही विकल्प के बाद जो आता है वह होता है रिक्त स्थानों से संबंधित। रिक्त स्थान दिए जाते हैं, उसमें उसके 2 या 3 आपको विकल्प दिए जाएंगे। उन 3 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कवि बच्चन रिक्त स्थान का ध्यान करते हैं तो जग का ध्यान नहीं करते हैं, तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। कविता एक उड़ान है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा रहा है। तो ये एक उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप जब अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें तो आपको पूरा रिक्त स्थान नहीं उतारना है, आपको सिर्फ उसकी क्रम उतारते हुए उसके जो रिक्त स्थान के उत्तर हैं वही आपको क्रमबद्ध रूप से उसका उत्तर लिखना रहता है। ऐसे ही सत्य असत्य कथन वाला जब प्रश्न आता है तो हम यहाँ पे जो आपको यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं वो आप समझ लेंगे। इसका उत्तर, पहले का उत्तर यदि सत्य में आ रहा है तो उसके आपको सत्य लिखना है, असत्य में आ रहा है तो असत्य लिखना है। आपको पूरा प्रश्न परीक्षा में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्रम लिखिए और क्रम के बाद सत्य असत्य कथन जो भी है वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। एक वाक्य पे उत्तर, सही जोड़ी का भी इसमें एक प्रश्न आता है। सही जोड़ी में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इधर तो सही जोड़ी जो लिखी रहती है पेपर में दी जाती है वो लिखी रहती है, और उसमें जो सम्मुख उसके लिखना रहता है उसमें सामने सामने ना लिखते हुए उसमें या तो अंक डाल देते हैं या ऐसे एरो या तीर लगा देते हैं। तो वो तरीका बिल्कुल ही गलत होता है। आपको जब सही जोड़ी दी जाए तो आपको स्तंभ आ और स्तंभ बा का सही सही मिलान करते हुए दोनों तरफ का स्तंभ लिखना रहेगा। एक वाक्य में उत्तर में भी हम क्या करते हैं, पूछा तो एक वाक्य का उत्तर जाता है और हम एक शब्द में उत्तर अक्सर उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं। तो हमें एक शब्द में उत्तर बिल्कुल नहीं देना है। हमें जितना, जैसे आपका निर्देश दिए गए हैं प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उसी निर्देशों का पालन करते हुए हमें उसका उत्तर भी एक वाक्य में ही देना रहता है। तो उषा का जादू कब और कैसे टूटता है? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे। काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न। अब हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं काव्य के पाठों पर आधारित। तो यह भी 2 अंक के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो जो काव्य के पाठ हैं या कविताओं के पाठ हैं, उन कविताओं को अच्छे तरह से समझिए, उन कविताओं का भावार्थ समझिए। उन कविताओं के बीच बीच में से प्रश्न बनाकर भी पूछ सकते हैं, और पाठ के बाद जो अपने प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न, उनमें से भी पूछे जा सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि अभ्यास प्रश्नों में से ही पूछा जाए। इसलिए आपको पाठ या कविता को बहुत अच्छे से पढ़ करके उसका भावार्थ समझना है और समझते हुए उन प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो जितनी शब्द सीमा में अपने को प्रश्न दिया गया है, 2 अंक की शब्द सीमा हमारी 30 शब्द सीमा निर्धारित रहती है 30 शब्दों की, तो वो हम 30 शब्दों लगभग उसी में जाएं। ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखें, ना बहुत ज़्यादा छोटा प्रश्न का उत्तर लिखें। अब हम 3 अंक के प्रश्नों पर आ जाते हैं। 3 अंकों के प्रश्नों पर जब हम आते हैं तो हमें कवि की 2 रचनाएं या कवि का भाव पक्ष कला पक्ष पूछ सकते हैं, या कवि का साहित्य में स्थान भी पूछ सकते हैं। ये हमारे प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है। तो वो 1 अंक की 2 रचनाएं पूछ सकते हैं, 1 अंक का भाव पक्ष या कला पक्ष पूछ सकते हैं, या भाव पक्ष कला पक्ष दोनों भी पूछ सकते हैं, या साहित्य में स्थान भी पूछ सकते हैं। ये हमारे
प्रश्न पत्र पर ही निर्भर करेगा। तो हम उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। सबसे पहले जब हमने उत्तर पुस्तिका जो हमारी बुक है, ये हमारी जो पुस्तक है हिंदी की आरोह, उसमें जो हमारी विषय सूची रहती है उसी में पाठ का नाम और लेखकों के नाम दिए गए हैं या कवियों के नाम दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। वो हमारे तैयारी करने में परीक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से बहुत ही सही साबित होती है, क्योंकि जब हम उसमें से पाठ का नाम याद कर लेंगे, रचना का नाम याद कर लेंगे, तो हमारा संदर्भ या जो हमारी रचनाएं हैं वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि दिए गए हैं उनकी 1 या 2 रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिनका 1 अंक परीक्षा में हमें अवश्य मिलता है। तो आप उनको देख लीजिए। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस, कवितावली दोहावली, कुंवर नारायण जी की रचना चक्रव्यूह, अपने सामने और दूसरा कोई नहीं, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, रघुवीर सहाय जी की रचना है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध। ये कुछ आपको उदाहरण दिए गए थे। अब जब हम बात करते हैं हमारे कवियों के साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं लिखने का, जो का हमारा 3 अंक का प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो इस 3 अंक के प्रश्न में हमें यदि पूछा जाए रचना लिखते हुए भाव पक्ष लिखिए, या रचना लिखते हुए कला पक्ष लिखिए, या रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखिए, या प्रश्न जब हम पूछें कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो उसमें रचनाएं भी पूछ सकते हैं, भाव पक्ष कला पक्ष भी पूछ सकते हैं, और साहित्य में स्थान तीनों भी पूछ सकते हैं। तो आपको उसी के अनुसार, जिस अनुसार हमारा प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है, उसी के अनुसार हमें उत्तर भी लिखना होगा। तो रचनाएं यदि हमारे कुंवर नारायण जी का पूछेंगे तो रचनाएं आपकी आएगी चक्रव्यूह और आत्मजयी, मेरे साक्षात्कार। उसका भाव पक्ष में हम लिखेंगे कुंवर नारायण की रचनाएं सामाजिक मूल्यों की अमूल्य धरोहर है। कुंवर जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित किया है। नव सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। कुंवर नारायण ने अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मकता को माध्यम बनाया है। ये उसका भाव पक्ष था। अब कला पक्ष के अंतर्गत आएगा इनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। उनकी भाषा सीधी, सरल एवं चुटीली है। कुंवर नारायण जी की शैली विषय अनुरूप है, जो अत्यंत संजीदा, गंभीर, विचारात्मक एवं प्रतीकात्मक है। इनकी कविताओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। तो जब हम भाव पक्ष लिखेंगे तो हमारी आंतरिक जो कविताओं के आंतरिक पक्ष आता है, और कला पक्ष में हमारा बाह्य पक्ष आता है, जिसमें हमारी भाषाएं, जो छंद, रस, अलंकार का हम प्रयोग करते हैं, वह सभी हमारी कला पक्ष के अंतर्गत आता है बिंदु। अब हमारा साहित्य में स्थान, कुंवर नारायण जी की प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य है। उनकी ख्याति मात्र एक लेखक की ही नहीं, बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान भी है। तो ये हमारा हो गया कुंवर नारायण जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर, जिसके बिंदु होंगे रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये हमारे 3 अंक को कवर करता है। अब हम इसी क्रम में आगे इसको बढ़ाते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में हमारा प्रश्न होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान सम्मिलित हैं। बच्चों, आपको कोई भी 2 कवि दिए जाएंगे, उन 2 कवियों में से अथवा में एक का आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो एक और कवि का उदाहरण अपन समझ लेते हैं। अनामिका कुकुरमुत्ता इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष में हम लिखेंगे निराला की कविता में प्रेम सौंदर्य का मोहक चित्रण मिलता है। निराला ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण है। कला पक्ष में हम लिखेंगे आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। आप स्वेच्छाचारी एवं स्वच्छंदतावादी कवि थे। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी को कविता को एक नई राह प्रदान की है। प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया है। आपकी छंद योजना निराली है। आपको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अब हम इसका साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में आपका विशेष योगदान रहा है। मुक्त छंद में आविष्कारक निराला को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो ये 2 उदाहरण हमने देखे हैं। इसी तरह से
इनका माध्यम कर इनको आधार बनाते हुए आपको अन्य कवियों के काव्यगत विशेषताओं की तैयारी करनी है। अब हमारा 4 अंक का जो प्रश्न बनता है वो बनता है भावार्थ पर। उसमें रहता है कि काव्यांश की संदर्भ प्रसंग और भावार्थ सहित और काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या की भावार्थ लिखिए। तो जिसमें हमारा सबसे पहले संकेत रहेगा। जो भी हमारा काव्यांश दिया जाता है उसमें हम सबसे पहले संकेत डालेंगे, डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले संकेत क्या रहता है, हमारी जो काव्यांश की पहली लाइन है वह लिखेंगे और अंतिम लाइन वह लिखेंगे। इसके बाद संदर्भ, संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम आएगा। प्रसंग में कवि क्या कहना चाह रहा है, पूरे काव्यांश में कवि क्या कहना चाह रहा है, उसकी मुख्य बात क्या है, वह हमारी 1 या 2 लाइन के अंतर्गत आएगी। और फिर हमारा भावार्थ आएगा। भावार्थ में आपका काव्यांश के विषय अनुरूप भावार्थ लिखने पर आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा। उसमें काव्य सौंदर्य की मुख्य बातों पर क्या काव्य सौंदर्य है, कौन सा अलंकार का प्रयोग है, कौन सी बोली है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, ये सब हमारे काव्य सौंदर्य के बिंदु होते हैं। इसी के अनुसार एक और आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए। ये आपको संकेत दिया गया है। संकेत में मैंने काव्यांश की पहली पंक्ति ली है और अंतिम पंक्ति ली है। संदर्भ में पाठ का नाम दिया है, कवि का नाम दिया है। प्रसंग में कवि मुख्य रूप से काव्यांश में क्या बात कहना चाह रहा है उसको 1 या 2 पंक्ति में लिखना है हमें। फिर भावार्थ आएगा। भावार्थ के पश्चात काव्य सौंदर्य लिखना है। इन चारों बिंदुओं के हमारे 1 अंक निर्धारित रहते हैं। संदर्भ का 1 अंक, प्रसंग का 1 अंक, भावार्थ का 1 अंक और काव्य सौंदर्य का 1 अंक। तो चारों जो विभाजन किए हैं 4 अंकों का, वह हमें चारों अंक कवर करने हैं। तो अब आपको इस इकाई के माध्यम से हमारी संपूर्ण बिंदु या संपूर्ण विषय सामग्री समझ में आ गई होगी। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।